मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लियर कॉन्सेप्ट्स वर्चुअल एकेडमी। हम अपना आज ये नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि है कंप्यूटराइज एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग, प्रोफेशनल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इस कोर्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों के लिए है जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, कॉमर्स से इंटरमीडिएट है, यानी उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड कॉमर्स की फील्ड से है, या अल्टीमेटली उनकी जॉब जो है वो कॉमर्स की फील्ड में है, यानी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अकाउंटेंट, एज असिस्टेंट अकाउंटेंट काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उनकी अगर एजुकेशन उनकी कॉमर्स की फील्ड से नहीं है तो उनके कॉन्सेप्ट्स कॉमर्स के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो हम ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया कि एक तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, और दूसरा जो लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हुए हैं करंटली, रिसेंटली, उनको एक बूस्टअप मिल जाए ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें, अच्छी जॉब्स ले सकें और अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। तो लेट मी शेयर माय स्लाइड्स विद यू। ओके, मेरा छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली शाह है। मैंने बीकॉम और उसके बाद बीएड किया है, एमबीए फाइनेंस किया है, एंड करंटली आई एम कंप्लीटिंग माय सीएमए। आई एम पार्ट क्वालिफाइड सीएमए। मेरे जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा फॉर वर्किंग विद वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब्रॉड भी और पाकिस्तान के अंदर भी, और मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ एज अ टीचर एंड ट्रेनर भी काम किया है। हमारा जो ये कोर्स है इसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि इस क्लास के एंड में, यानी ये जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट जो जिसका आज आपसे शेड्यूल भी डिस्कस शेयर किया गया है, इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसका फर्स्ट मॉड्यूल का जो जिसको हम आज और कल मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, उसमें आप जो जो चीज़ें समझ सकेंगे वो ये हैं। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है उसको आप समझ सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे वेरियस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, यूजेस और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या यूजेज हैं और इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, और अंडरस्टैंड कर सकेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो मुख्तलिफ अकाउंटिंग रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं और अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। आप लोग चूंकि बीबीए और बीकॉम करके आए हैं तो आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड होती है बाकी तमाम फील्ड से, और यहाँ पर जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, नॉर्मल लाइफ में वो टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं हो रही होती या किसी और सेंस में यूज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट को हम आम तौर पर अगर नॉर्मल लाइफ में कहीं भी बात करेंगे तो उधार के सेंस में समझा जाता है। लेकिन अगर हम अकाउंटेंट को डेबिट और क्रेडिट की बात कहें तो वो समझ जाता है कि जी क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो सिर्फ अकाउंटिंग के ही लोग समझ सकते हैं। जिस हर एक फील्ड की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की फील्ड की तो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो जब आपस में बात करेंगे तो हमें वो समझ में नहीं आती हैं। तो आप फेमिलियर हो जाएंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों से भी, एंड यू कैन आल्सो ट्राई, यू कैन आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग साइकिल और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको समझ सकेंगे। और इसके अलावा जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म की उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें चूँकि आपका जिन बच्चों का बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कॉमर्स का है, उनको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती होंगी। हम पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू ले लेंगे ताकि आप लोगों को वो रिफ्रेश हो जाए। और जो हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कॉमर्स की फील्ड से नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इसमें कुछ डेवलप हो जाए, हम इस तरह से लेकर चलेंगे इसको। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं अकाउंटिंग के उनको देखते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? ये जो लफ्ज अकाउंट है, अकाउंट को अगर हम बात करते हैं कहीं पर भी अपनी आम रूटीन लाइफ में, तो लोग समझते हैं कि वो अकाउंट जो बैंक में ओपन किया जाता है, ऑब्वियसली उसका एक वो मतलब भी होता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पूरा एक सिस्टम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा सारा सिस्टम जिसको अ, लेकर और उसके पूरे रिकॉर्ड्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस।
and for decision making as well. अच्छा, एक बुनियादी गलती करते हैं हम, तो हम आमतौर पर पढ़ते वक्त भी हमारे टीचर्स भी ये गलती कर रहे होते हैं कि वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को एक जैसा बताते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक ही है। हालांकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग और बुक कीपिंग इज अ डिफरेंट थिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक इनिशियल पार्ट तो कहा जा सकता है, लेकिन बुक कीपिंग को अकाउंटिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे क्या कहना चाहिए फंक्शंस होते हैं जो कि बुक कीपिंग के फंक्शंस नहीं होते। यहाँ पर हमने डिफरेंसेस को मेंशन किया है, शो किया है इसके डिफरेंसेस को कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो एक अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ईयरली टैक्स रिटर्न्स। जो अकाउंटेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो एनुअल बेसिस पे बने, मंथली बेसिस पे बने, क्वार्टरली बेसिस पे बने, या सॉरी हाफ ईयरली बेसिस पे बने, जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो प्रिपेयर करेगा अकाउंटेंट, और उसके ईयरली, मंथली, क्वार्टरली टैक्स रिटर्न्स भी अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा। बुक कीपिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जो बुक कीपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ डेटा को, रिलायबल डेटा को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, बुक कीपर सिर्फ और सिर्फ रिलायबल डेटा को रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स के अंदर। इसका इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ लें कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है, हमने कोई सेल्स की है, तो उस सेल्स का रिकॉर्ड करना बुक कीपर का काम है कि इसको हम रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल वो रिकॉर्ड क्या करेगा, कैश को डेबिट करेगा और सेल्स को क्रेडिट कर देगा। अब जो नए हैं उनको अभी हम आगे चल के समझाएंगे कि डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। तो बहरहाल उसका ये काम होता है कि वो कैश को डेबिट करेगा और सेल्स को क्रेडिट कर देगा। अब ये कैश कहाँ पर जाकर हिट करेगा, किस लेजर में जाकर हिट करेगा, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस पॉइंट पर जाकर हिट करेगा। हमें पता है कि कैश जो है वो बैलेंस शीट में जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। उनमें से बैलेंस शीट पे चला जाता है कैश, जबकि सेल्स इज अ पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। तो ये चीज बुक कीपर का हेडेक नहीं है। ये अकाउंटेंट डिसाइड करेगा कि मैंने सेल्स को किस कंपोनेंट में लेकर जाना है और कैश को कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट में लेकर जाना है। इसी तरीके से अकाउंटेंट क्या करता है, प्रिपेयर एंड ऑडिट रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द बुक कीपिंग डेटा। बुक कीपिंग डेटा की बेसिस पर जितना भी जो उसके पास डेटा आता है बुक कीपिंग की बेसिस पर, उसी की बेसिस पर वो ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, उनका ऑडिट करता है और उसका ऑडिट रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहा होता है। जबकि बुक कीपिंग का, जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, कि इसका काम होता है कि ये सेल्स को, परचेजेस को, सेटलमेंट्स को और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अकाउंटेंट क्या करता है, एडजस्टिंग एंट्रीज करता है, इंटरेस्ट की, डेप्रिसिएशन की, बैड डेट्स की और मुख्तलिफ चीजों की, या जैसे अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो उनकी एंट्रीज भी, एडजस्टिंग एंट्रीज भी अकाउंटेंट करता है। डेटा एंट्री फॉर डिटेल्ड बिजनेस रिकॉर्ड्स, बुक कीपर ये काम भी नहीं करता कि एडजस्टिंग एंट्रीज भी बुक कीपर का काम नहीं होता, वो सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा होता है डिटेल्ड बिजनेस रिकॉर्ड्स की। अकाउंटेंट को एनालाइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, ये दोनों काम भी अकाउंटेंट के होते हैं। जबकि इसको कोई जरूरत नहीं होती बुक कीपर को कि वो जो है किसी भी किस्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करे या उसको इंटरप्रेट करे, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अकाउंटेंट इज कंसर्न्ड अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल हेल्थ। अकाउंटेंट का काम होता है कि वो मेंटेन करे कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और उसके अगेंस्ट में हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं। इनको बैलेंस रखना होता है। अगर इनका बैलेंस आउट हो जाए तो फाइनेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। इसको ऐसे ही समझें कि इंसान की बॉडी का एक मखसूस टेम्परेचर होता है। अगर वो टेम्परेचर थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन हो जाए तो हर दो सूरतों में उसकी जो हेल्थ है, हेल्थ कंडीशंस उसकी प्रॉपर नहीं रहती, डिसबैलेंस हो जाती हैं। या तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसे बुखार फील होगा, अगर उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, इनर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उसे शिवरिंग फील होगी, उसे सर्दी फील होगी। इसको बैलेंस रहना चाहिए। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको भी
बैलेंस होना चाहिए आपस में। अगर ये डिसबैलेंस होंगे, स्पेशली अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं और आपके एसेट्स कम हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बिगड़ जाएगी और उसके मसलन क्या कहना चाहिए कि मर जाने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो काम हो गया अकाउंटेंट का। जबकि जो बुक कीपर है उसका काम क्या है कि वो जो डे टू डे फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं ये सिर्फ उनसे कंसर्न होता है। इसका इस तरह की कोई कंसर्न्स नहीं होते कि वो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस करके रखे। बट डे टू डे जो फाइनेंशियल इवेंट्स ऑक्यूर हो रहे हैं, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बस वो ऑटोमेटिक ऑक्यूर हो रहे हैं, तो उनको देखना, उनकी देखभाल करना और उनको मेंटेन रखना, ये बुक कीपर का काम होता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट भी कर दूं। मैंने जो अभी बात कही, ये मैंने क्यों कहा कि ये उसके कंट्रोल में नहीं होता कि जो डेली फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, ठीक है। शॉपकीपर के कंट्रोल में, वहां पर जो सेल्स पर्सन जो काम कर रहा है उसके कंट्रोल में नहीं है कि बाहर से कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे। ये शॉपकीपर का, यानी जो ऑनर है उस शॉप का, उसका काम है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करे कि उसके पास कस्टमर्स आते रहें। जो सेल्समैन है उसका काम क्या है कि उसने सिर्फ कस्टमर्स का वेट करना है। वो कस्टमर्स आएंगे तो वो उनको रिस्पॉन्ड करेगा। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल इवेंट्स ऑक्यूर हो रहे हैं ऑटोमेटिकली या किसी और फोर्स के जरिए से ऑक्यूर हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना और मैनेज उनको रिकॉर्ड करना और मैनेज करना बुक कीपर का काम है। और अकाउंटेंट का काम हम इससे पहले पढ़ चुके। अच्छा, अकाउंटेंट नीड टू मीट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस। एक अकाउंटेंट को लाजमी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग बीबीए कर रहे हैं या बीकॉम कर चुके हैं या बीबीए कर चुके हैं, तो ये आपके पास सर्टिफिकेशन आ गई। लेकिन जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल लेवल नहीं आ जाएगा वर्किंग का, उस वक्त तक आप लोग अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हम जब भी ग्रेजुएशन करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर हमें जो डेजिग्नेशन मिलता है वो डायरेक्टली अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं कि यार हम तो अ, मतलब अकाउंटिंग की फील्ड से आए हैं, कॉमर्स की फील्ड से आए हैं, हम एजुकेटेड हैं, कॉमर्स एजुकेटेड हैं, फिर भी हमें डायरेक्टली अकाउंटेंट क्यों नहीं कहा जा रहा, बल्कि हमें असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट क्यों दी जा रही है। तो रीजन उसका ये होता है ताकि हमें एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल हो जाए। जब हम साल 2 साल 3 साल वहां पर काम करके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, देन वी आर टू बी कॉल्ड एज अकाउंटेंट। ठीक है। अच्छा, बुक कीपर की अगर बात करें तो एनीवन कैन बी अ बुक कीपर, अगर उसको थोड़ी सी भी स्किल्स आती हैं। मसलन किसी को लिखना पढ़ना आता है, तो उसे हम थोड़ा सा भी समझा देंगे, सिखा देंगे कि जी इस चीज को यहाँ रिकॉर्ड करना है, इस चीज को यहाँ रिकॉर्ड करना है, तो ही कैन बी अ बुक कीपर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो सुपर स्टोर्स होते हैं, वहां पर जो जब आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो काउंटर पे जो काउंटर बॉयज और गर्ल्स जो खड़े हुए होते हैं, जो आपसे आपके सामान की बिलिंग करते हैं और आपको पेमेंट देते हैं, और ये इनिशियल एंट्री कर रहे हैं, ये अपनी सेल्स की इनिशियल एंट्री कर रहे हैं। इसके लिए उनका अकाउंटेंट होना लाजमी नहीं है। इसके लिए वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कहेगी कि जी हमें बीबीए या बीकॉम या इंटरमीडिएट कॉमर्स के, आईकॉम के लड़के और लड़कियों की जरूरत है जो कि यहाँ पर हमारे पास काउंटर सेल्स का काम कर सकें। कभी भी नहीं कहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे जी ऐसे अफराद की जरूरत है जिनको कंप्यूटर पर काम करना आता हो, या वो मसलन के फ्रेश लोग भी चल जाएंगे और उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ हो या मैट्रिकुलेशन किया हुआ हो इन एनी फील्ड, वो कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं बताएंगे। ठीक है। उनको वो थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं, 1-2 दिन की, 2-4 घंटे की उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एंड दे आर रेडी टू डू व्हाट, टू डू बुक कीपिंग। अच्छा जी, अकाउंटिंग जो है ये टिपिकली सब्जेक्टिव टाइप टॉपिक है, और बुक कीपिंग ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। मतलब आपने बस जो काम आपको सिखाया जाए आपने वो करना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग बेसिकली जो बुनियादी तौर पर 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग होती है वो बुनियादी तौर पर 3 चीजों पर मुश्तमिल होती है। इसको हम मजीद आगे डिवाइड करते हैं 2 और चीजों में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू 5 थिंग्स। ठीक है, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 ऑनर इक्विटी, और नंबर 3 लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, एसेट्स आपके पास जितने भी होंगे
ये बराबर होंगे ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी के, जैसे कि इस पिक्चर में भी शो किया जा रहा है। एसेट्स इज इक्वलिंग वेइंग टू द लायबिलिटी एंड इक्विटी। अब ये क्या होता है, देखें फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि जनाब अशरफ साहब ने अपना बिजनेस शुरू किया और उन्होंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की। ये 5 लाख रुपए जो बिजनेस में आए, तो ये बिजनेस क्या कैश आ गया बिजनेस में, ठीक। अच्छा, ये 5 लाख रुपए आए कहाँ से? ये 5 लाख रुपए आए हैं ऑनर के पास से, ऑनर ने अपनी जेब से दिया है, तो वो कहलाएगा कैपिटल, या कैपिटल को हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। तो 5 लाख रुपए आपके पास कैश है और ये 5 लाख रुपए ऑनर ने दिए हैं, इक्वल हो गया। अब लेट्स से कि उसने क्या किया, अशरफ साहब ने 3 दिन के बाद बैंक से कर्जा भी लिया, या मसलन अपने किसी दोस्त से कर्जा लिया 2 लाख रुपए। तो अब उसके पास कैश टोटल कितना हो गया? 5 लाख रुपए तो उसने अपनी जेब से दिए थे, 2 लाख रुपए उसने कहीं से कर्जा लिया, तो अब टोटल कैश आ गया उसके पास 700,000, 7 लाख रुपए। जबकि इस 7 लाख रुपए की डिवीजन क्या है? इसकी डिवीजन ये है कि जी ऑनर की इक्विटी यानी उसने अपनी जेब से जो लगाया था वो 5 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए उसने कहीं से कर्जा उठाया था। तो ये 5 और 2 दोनों मिलकर 7 लाख रुपए बन रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द एसेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। एसेट्स हर वो चीज है जो कि कंट्रोल करेगा या ऑन करेगा तमाम वो रिसोर्सेज जो कि ऑन होते हैं या कंट्रोल्ड होते हैं बाय अ कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस। कोई भी जो बिजनेस है या कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिन जिन चीजों को ऑन करता है कि जी ये मेरी चीजें हैं, मेरी जाती चीजें हैं, या उनको वो कंट्रोल करता है, वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश सबसे लिक्विड एसिड है, मतलब सबसे एक आम तौर पर पाया जाने वाला एक एसिड है कि कैश एक ऐसी चीज है जिसके बगैर, इसको लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बगैर कोई भी बिजनेस चलना मुमकिन नहीं है, ब्लड लाइन ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये ऑन करती है कंपनी। कंपनी कहती है कैश मेरा है, जो उसके पास कैश होता है, चाहे वो बैंक में रखा हो या उसके सेफ में रखा हो या उनके पास कैश इन हैंड हो, कंपनी को क्लेम होता है कि जी ये मेरा है, ठीक है। तो वो उसको क्लेम कर रही होती है। ओके, तो वो उसका एसेट होता है। उसके बाद फिर होता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल यानी वो चीजें जो उन्होंने अपने कस्टमर से रिसीव करनी है, ठीक है। वो पैसे, मसलन कस्टमर्स को आपने उधार पे सेल कर दी है, अब कस्टमर ने आपको कहा है कि जी हम आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, तो ये चीजें आपने कस्टमर से वो पैसे आपने कस्टमर से रिसीव करने हैं, वो भी आपका एसेट कहलाता है। नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल यानी अगर आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट किया है कि जी मैं आपको उधार पे सामान बेच रहा हूँ, आप मुझे इतने दिन के बाद दे देंगे, तो वही जो वर्बल एक आपका उधार होता है उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और जो रिटर्न में आ जाता है उधार उसको हम नोट्स रिसीवेबल कहते हैं। सिंपल इसको रखे हैं इसी तरह से, ठीक है। व्हीकल्स, गाड़ियां जो कंपनी की ओन्ड होंगी या कंपनी जिनको कंट्रोल करती होगी। स्टोर सप्लाईज, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, मसलन आपका जो टेलीफोन सेट्स हो गए, आपके कंप्यूटर्स हो गए। कंप्यूटर वैसे इलेक्ट्रिक उसमें भी आता है। अ, इसके अलावा अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये इक्विपमेंट्स वेरी भी कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप हॉस्पिटल में बैठे हैं तो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स होंगे स्टेथोस्कोप, वहां पर बीपी ऑपरेटर्स और इस तरह की सारी चीजें वो उनके इक्विपमेंट कहलाएंगी। और अगर हम वहीं किसी शॉप में हैं तो शॉप का जो वेइंग स्केल होता है, उसके जो वजन होते हैं, बाट होते हैं, और जो चावल निकालने वाला वो जो दस्ता होता है, इस तरह की चीजें उसके इक्विपमेंट के। तो हर एक बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करते हैं इक्विपमेंट्स, ठीक है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में आपका जो टेलीफोन सेट रखा हुआ है, आपके पास मसलन टाइपिंग मशीन रखी हुई है, मसलन आपके पास पंच मशीन रखी है, आपके पास स्टेपलर मशीन रखी है, ये सारी चीजें आपके इक्विपमेंट्स होंगी। बिल्डिंग अपने नाम से जाहिर है, कारोबार जिस जगह पर किया जा रहा है, वो शॉप है या घर है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग भी उसका एसेट्स होती है। और लैंड, ठीक है। करंट एसेट्स की मिसालें हैं। अच्छा, करंट एसेट्स और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम कि एसेट्स की फिर आगे दो अकसाम होती हैं, एक को हम कहते हैं करंट एसेट्स और एक को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जिनकी नॉर्मल लाइफ इज लेस देन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल से कम अरसे के लिए है, मसलन वो हर 1 साल के अरसे के दौरान वो चेंज हो जाते हैं।
मसलन अगर हम कैश की बात करें तो कैश, अगर एक रनिंग बिजनेस है तो उसमें हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद कैश जो है वो चेंज होता रहता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अकाउंट रिसीवेबल, आप मैक्सिमम कितने अरसे के लिए किसी को उधार देंगे? 2 महीने के लिए, बहुत ज्यादा 3 महीने के लिए, नॉर्मली 10 15 दिन 20 दिन 40 डेज, बहुत ज्यादा हुआ तो 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा का अकाउंट रिसीवेबल नहीं देता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती। नोट रिसीवेबल की भी यही कंडीशन है। सप्लाईज, सप्लाईज होती हैं छोटी मोटी चीजें रूटीन के इस्तेमाल की होने वाली, मसलन रफ पैड हो गया, पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारी चीजें आपकी सप्लाईज होती हैं। पेन पेंसिल कागजात वगैरह ये सब चीजें, या मुख्तलिफ इस तरह की जो चीजें ऑफिस में इस्तेमाल के लिए आती हैं वो एक मरतबा इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है। मसलन ऑफिस में आप देखते हैं टिश्यू पेपर्स वगैरह भी वहां पर देते हैं, हैंड सैनिटाइजर दिए जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं तो वहां पर आपको मास्क दिए जाते हैं। ये छोटी मोटी इस तरह की चीजें हैं जो 2 3 मरतबा इस्तेमाल करके और फिर उनको खत्म कर दिया जाता है। इन्वेंटरी, आपने अपने सप्लाईज की जितनी भी या आपने अपने इक्विपमेंट की जो इन्वेंट्री रखी हुई है वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी, ठीक है। जो आपने स्टॉक में रखा हुआ है, स्टॉक जो बना के रखा हुआ है ताकि किसी चीज की कमी बेशी हो तो वहां से फिर पूरा किया जा सके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में दे दिए हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है रेंट। किसी भी प्रेमिसेस का रेंट हमेशा मंथ के स्टार्ट में दिया जाता है। लेट्स से कि अभी ये मार्च का मंथ शुरू हुआ है, तो लाइक अगर हम लोग किसी घर किराए के घर में रहते हैं तो उस घर का रेंट मार्च के महीने का 1 ऑफ द मार्च पे ड्यू हो जाता है। और हालांकि वो ड्यू नहीं होता क्योंकि मार्च के महीने में आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया हुआ, लेकिन आप दे देते हैं वो 1 ऑफ मार्च पे, फिर पूरा महीना आप उसको यूटिलाइज करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रीपेड होते हैं। मसलन अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट दे दी है सैलरी की तो वो भी आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस है। ये सारे वो एसेट्स हैं जो कि जिनकी लाइफ 1 साल से कम कम अरसे के लिए होती है, इसलिए हम उनको करंट एसेट्स कहते हैं। इसके बाद आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स कहलाते हैं जिनकी लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए जिनकी लाइफ होती है वो कहलाते हैं फिक्स एसेट्स। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? लैंड, आपको पता है जमीन आपने एक मरतबा खरीद ली, उसमें बिल्डिंग बना लिया, कुछ कर लिया, अब उस जमीन को चेंज नहीं करते हम बार बार, वो सालों तक ऐसी रहती है, सदियों तक वही जमीन रहती है। मसलन जमीन की लीज जो 99 ईयर्स के लिए ली जाती है, 45 ईयर्स के लिए ली जाती है, तो इतने अरसे तक वो जमीन का हिस्सा उतना ही रहता है। बिल्डिंग एक मरतबा बना ली तो हर 2 4 6 महीने के बाद उसको बनाते नहीं रहते। एक मरतबा बिल्डिंग बना ली या शॉप बना ली या घर बना लिया तो अब कई साल के बाद जाकर जरूरत पड़ती है कि उसके अंदर कोई ना कोई अमेंडमेंट की जाए। इसी तरह मशीनरी है, इक्विपमेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए, और ये सारी चीजें आपके फिक्स एसेट्स में आती हैं। ओके जी, लाइबिलिटीज को हम डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटीज होती हैं जो जिम्मेदारियां होती हैं आपकी, मसलन आपने किसी से उधार लिया है, अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपने इसको वापस करना है, ठीक है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज होती हैं टैक्सेस पेएबल की सूरत में। जिन लोगों से आपने उधार पे सामान खरीदा है उनको आपने उसके सामान की पेमेंट करनी है तो उनका अकाउंट पेएबल की लाइबिलिटीज होती है। अच्छा, मंथ गुजर गया, आपने अभी तक रेंट नहीं पे किया तो वो रेंट पेएबल की लाइबिलिटी होती है। और नोट्स पेबल वही अकाउंट्स पेबल की तरह से होता है, अगर रिटर्न में आ जाए तो वो नोट्स पेबल कहलाता है। वेजेस पेबल, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, महीना गुजरने के बाद उनकी तनख्वाहें आपने देनी ही देनी है, चाहे वो छोड़ के जाए, चाहे आप उनको टर्मिनेट कर दें, अनटिल अनलेस कि उन्होंने कोई उल्टा सीधा काम ना किया वो हो, तो आपने उनको जो है वो अ, देनी ही देनी है, उनकी वेजेस आपने उनको देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये वेजेस पेबल कहलाती हैं। अच्छा, ये लाइबिलिटीज की मिसाल ऐसी है कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं वो क्लेम करते हो, ठीक है। वो चीजें आपकी नहीं है, पर्सनल नहीं है, बल्कि कोई बाहर का बंदा आपसे वो चीजें क्लेम करता हो, वो कहलाती हैं लाइबिलिटीज। ओके, यहाँ पर रोकते हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया है। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में दूसरे लिंक से मिलेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है, अगर कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज फिर हम 5 मिनट के गैप के बाद दोबारा मिलेंगे। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम एक चीज मिस कर गए अपने फर्स्ट हाफ में, हमने डिस्कस करना था अपना कोर्स आउटलाइन कि हम क्या क्या सीखेंगे। कोई मसला नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, अभी डिस्कस कर लेते हैं उसको। ओके, होपफुली आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं।
हमारी इसमें जो क्लासेस होंगी उसकी डिटेल इस तरह से होगी। फर्स्ट क्लास हमारी आज है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अकाउंटिंग के, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, डेफिनेशन होगी अकाउंटिंग की, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ेंगे, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज एंड सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस एंड अकाउंटिंग साइकिल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चेक्स राइटिंग, पेबल्स एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वाउचर सिस्टम, बैंक रिकंसिलिएशन हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो कि 2 अप्रैल को होगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारे पास जो टॉपिक है 9 अप्रैल आएगा, हमारे पास क्लास 6 होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑन 16 अप्रैल। पेरोल मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक होगा, डिफरेंसेस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। यहाँ से आपके जो असल है, बल्कि नहीं सॉरी, वो तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को हम 2 पार्ट्स में लेंगे, यानी 2 क्लासेस होंगी उसकी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर 2 क्लासेस, लास्ट की 2 क्लासेस जो हैं, यानी 21 मई और 28 मई को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लेंगे, ठीक है। अच्छा, डेली बेसिस पे हम लेक्चर लिया करेंगे और उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको वीकली आपके काम करने के लिए आपको दे दिया जाए, कुछ ना कुछ होमवर्क दे दिया जाए, ताकि आप लोग अपना पूरा वीक होगा आपके पास, आप उसको यूटिलाइज कर सकें। हमने ख़त्म किया था लाइबिलिटीज़ पे, फर्स्ट हाफ हमने यहाँ पर ख़त्म किया था। आते हैं हम उससे लाइबिलिटीज़ से अब आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज़ की भी 2 अक़साम होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस हैं जो कि हमने पे करनी है, जो हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम पे करेंगे, या वो सर्विसेज है जो हम परफॉर्म करेंगे, वो भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, मसलन हम टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर्स अपनी पेमेंट ले लेते हैं इन एडवांस, और फिर वो उनसे ये डिमांड किया जाता है कि जी आपने अपनी सैलरी ले ली है, तो अब आप जो टीचिंग का जो ऑब्लिगेशन है आपकी, आप उसको परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये भी एक लायबिलिटी है। हमने कहीं से उधार परचेजिंग की है और उस उधार परचेजिंग के बाद हमने उनसे वादा किया कि जी हम 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो ये भी अब हमारे ऊपर, यानी जो हमने पे करना है, तो हमारे ऊपर ये एक लायबिलिटी आ गई है, ठीक है। ओके जी। और करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि विद इन द एयर होती हैं, या वो उनका एक ही अकाउंटिंग साइकिल के अंदर वो होती हैं, या जैसे हमने पहले बात की थी कि उनकी एज जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, और आगे हमने लिखा हुआ है अकाउंट्स पेएबल हमने अपने सप्लायर्स को देना होता है, वेजेस पेएबल हमारे एम्प्लॉइज को देना होता है हमने, और इंटरेस्ट पेएबल जो कि हमने अपने बैंक्स को देना होता है। शॉर्ट टर्म नोट्स पेएबल, वही अकाउंट्स पेएबल को अगर आप रिटन फॉर्म में ले आएंगे तो नोट्स पेएबल हो जाएगा। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, अगर कोई लॉन्ग टर्म आपके ऊपर डेट्स हैं, डेट्स यानी कोई आपके ऊपर, आपकी तरफ कोई पेबल्स हैं, आपने कुछ पेमेंट्स करनी है, उनकी जो करंट मैच्योरिटीज हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ली हुई है बैंक से, आपने एक 5 साल का कर्जा लिया हुआ है। अब वो 5 साल में आपने कर्जा देना तो है, लेकिन उसको आपने 5 साल की किस्तों किस्तों में देना होता है, या अभी अगर आपने किस्तों किस्तों में नहीं देना है तो अभी आपने उसका इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी करंट मैच्योरिटी, ठीक है। अनअर्न्ड रेवेन्यूज, वो रेवेन्यूज जो अभी तक कमाए नहीं गए, अनअर्न्ड यानी कमाए नहीं गए, क्या मतलब, आपने किसी से एडवांस में कोई रेवेन्यू ले लिया, अपने कस्टमर से आपने एडवांस में पेमेंट ले ली है, लेकिन वो जिस काम के लिए आपने पेमेंट ली है वो काम अभी तक पूरा नहीं किया, तो ये कहलाएगा अनअर्न्ड रेवेन्यूज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनकी ऑब्लिगेशन फॉर मोर देन 1 ईयर होती है, 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नोट्स पेबल जिनकी एज लिमिट 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए है, ठीक है। मतलब वो आपने 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में जाकर पेमेंट करनी है। मोर्गेज पेबल, कोई चीज आपने रहन रखवाई है, अब उसकी जो अमाउंट आपने पे करनी है, दैट इज कॉल्ड मोर्गेज पेबल, ये भी 1 साल से ज्यादा अरसे में जाकर आपने पे करनी होती है। और बॉन्ड्स पेबल,
आपको पता है हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह अभी करंटली कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुकूक बॉन्ड्स इशू किए थे। वो 5 साल के थे, 10 साल के थे और 15 साल के थे मेरा ख्याल है। तो हम क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं, या गवर्नमेंट वो बॉन्ड्स इशू कर रही है और बाद में उसने वो वापस परचेज करने हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बॉन्ड्स पेएबल हो गया, यानी उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में उसने पेमेंट करनी है। ये सारे नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो बैंकों से कर्जा लेती हैं, या जिस तरह आजकल एक स्कीम चल रही है अपना घर स्कीम, उसमें जो कर्जा मिल रहा है वो 5 साल से लेकर 20 साल तक की रेंज के लिए है। तो ये 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए लायबिलिटीज है, तो ये कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटीज। इक्विटी, हम थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑनर का जो क्लेम होता है ऑन एसेट्स, यानी कंपनी के जितने एसेट्स हैं उनके ऊपर जो वो कमा रहा है, उस कमाई के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन जो कमा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कमाई के ऊपर जो ऑनर का क्लेम है वो कहलाता है, यानी जिसको ऑनर कहेगा जी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें मेरी हैं। वैसे तो हर चीज ही और ऑनर की है, लेकिन एक चीज को यहाँ पर समझें, आ, और ये आमतौर पर बच्चे इस चीज में बहुत गलती करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, वो मिंगल कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर से। जब किसी ऑनर ने एक बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड ऑनर इज अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है। बिजनेस एक अलग पर्सन है, ऑनर एक अलग पर्सन है। इसको हमेशा अलग अलग समझना चाहिए। बीइंग एन अकाउंटेंट, हम बिजनेस के ऑनर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बीइंग एन अकाउंटेंट, हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इसमें स्पेशली जब पेपर देने के लिए जा रहे होते हैं बच्चे, तो वहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। वो ऑनर के लिहाज से सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनकी ट्रांजैक्शंस गड़बड़ गड़बड़ हो जाती हैं। हमेशा बिजनेस के लिहाज से सोचें कि बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, तो फिर आपकी ट्रांजैक्शंस गड़बड़ नहीं होंगी। ऑनर किन चीजों को क्लेम करता है, वो चीजें ये हैं। कैपिटल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका, वो ऑनर का क्लेम होता है। डिविडेंड, यानी अगर एक से ज्यादा ऑनर्स हैं तो उन ऑनर्स को जो पार्ट पेमेंट मिलेगी इनकम में से, वो डिविडेंड ऑनर्स का क्लेम होता है। और रिटेन्ड अर्निंग्स, वो अर्निंग्स जो हमने कमा ली लेकिन अभी उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास ही अभी रखी हुई है फॉर सम रीजंस, वो भी ऑनर का क्लेम होता है। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इक्विटी की है किस्म है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब कंपनी बन जाती है तो वहां पर फिर एक ऑनर नहीं होता। वहां पर देखें, अगर सिंगल ऑनरशिप बिजनेस होगा तो वहां पर ऑनर एक ही होता है। अगर पार्टनरशिप होगा तो उसमें ऑनर्स दो या दो से ज्यादा होते हैं। ये मैक्सिमम 50 की लिमिट में होते हैं, अगर बैंकिंग कंपनी तो मैक्सिमम 20 की लिमिट में हो सकते हैं। और अगर 50 से भी ज्यादा हो जाए तो फिर वो कंपनी बन जाती है, ये लॉ है। उसको फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। 51 पर्सन अपनी पार्टनरशिप में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते। अगर वो 50 तक हैं तो वो कर सकते हैं। अगर वो 51 हो गए, नाउ दे हैव टू फॉर्म अ सॉरी नाउ दे हैव टू फॉर्म अ कंपनी। कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, उसके जो ऑनर्स होते हैं उनके स्टॉक होल्डर्स होते हैं, वो स्टॉक होल्डर्स कहलाते हैं, या उनके शेयर्स होते हैं कंपनी में। ओके, रेवेन्यू वो बुनियादी मकसद है जिसके लिए कोई भी बिजनेस काम कर रहा होता है, ठीक है। कंपनी का रेवेन्यू फ्लक्चुएट करता है मुख्तलिफ पीरियड्स के दौरान। मसलन कभी एक सीजन आ जाता है जिसमें कंपनी का जो है वो कारोबार बूस्ट कर जाता है। मसलन अभी ईद का सीजन आने वाला है, तो ईद के सीजन में क्या होगा कि कपड़े और जूते की दुकानों का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो बूस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि उनकी सेल जो है वो बढ़ जाएगी। और मुझे एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। अच्छा, फिर जब सीजन गुजर जाता है तो उसके बाद फिर उनकी सेल वापस कम हो जाती है। उनका जब सेल कम होगी तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो और मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, बाज़ मौसम की वजह से, बाज़ अगर कुछ ऐसा सीजन हो।
बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारे मौसम की वजह से भी हमारे रेवेन्यूज़ फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, या जिस तरह जो लोग हॉस्पिटल्स में आप में से जो काम करते हैं, उनको पता होगा कि हॉस्पिटल्स में कुछ हेल्दी सीज़न्स होते हैं। उन हेल्दी सीज़न्स के दौरान हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू आमतौर पर कम रहता है। हेल्दी सीज़न में नवंबर और दिसंबर का मंथ जो है वो हेल्दी सीज़न कहलाता है, और 2 और मंथ्स भी आते हैं जो हेल्दी सीज़न कहलाते हैं। अच्छा, जनवरी, फ़रवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स ऐसे होते हैं जो अनहेल्दी सीज़न्स होते हैं। इन इन सीज़न्स में फिर बीमारियाँ बढ़ जाती हैं मुआशरे में, इलाके में, और हॉस्पिटल्स का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ठीक है? रेवेन्यू समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, ये वो चीज़ है जो रेवेन्यू के अगेंस्ट में कंपनी को बियर करना पड़ता है। जब कंपनी कोई रेवेन्यू कमा रही है या अपना बिज़नेस रन कर रही है, तो कंपनी को लाज़मी एक्सपेंसेस मीट करने पड़ते हैं। मसलन अगर आपने कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉइज़ रखने पड़ेंगे। एम्प्लॉइज़ फ्री में तो काम नहीं करेंगे, आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये आपका एक एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास बिजली यूज़ होगी, तो वो बिजली भी के इलेक्ट्रिक वाले या गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगी। यू हैव टू पे फॉर दीज एक्सपेंसेस। ठीक है? अच्छा, ये एसेंशियल्स होते हैं। एक्सपेंसेस हमेशा एसेंशियल्स होते हैं, या कंपनी हमेशा एसेंशियल चीजों का एक्सपेंस करती है, और आलतू फालतू चीजों पर एक्सपेंसेस नहीं करती। मैं यहाँ से थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी लेकर चलना चाह रहा हूँ, ताकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है? डबल एंट्री सिस्टम, ये अ, सिस्टम है जो आम तौर पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? डबल एंट्री सिस्टम में हम, अच्छा, मैं यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी-सी शक्ल दिखा दूँ। अगर हम एक एक्सेल की शीट ओपन कर लें, तो हमारे पास जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, होपफुली आपको मेरी ये एक्सेल की शीट नज़र आ रही है। अकाउंटिंग की बुक में कुछ कॉलम्स होते हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम में होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है, उसके बाद फिर हमारे पास आता है पोस्ट रेफरेंस या पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम, फिर होता है डेबिट, और सबसे आखिर में होता है क्रेडिट का कॉलम। अच्छा, कुछ अकाउंटिंग बुक्स ऐसी भी आती हैं जिनमें आखिर में बैलेंस का कॉलम भी होता है। इनकी शक्ल में थोड़ा-सा निखार पैदा करते हैं। ठीक, ये कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन जो आप डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन आप क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे लाजमी। एक मैं छोटी सी इसकी मिसाल दूं, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹50,000। मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया। चलें इस ट्रांजैक्शन को हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं। इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि मिस्टर ए ने कैश इन्वेस्ट किया है 50,000, ठीक है? और ये क्या है 50,000 जो आया है, ये बेसिकली मिस्टर ए का कैपिटल है। तो मिस्टर ए ने अपनी जेब से कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और उस कैपिटल की कॉस्ट है 50,000, और ये 50,000 उसने इन टर्म ऑफ कैश इन्वेस्ट किया है, यानी उसने कैश दिया है। अच्छा, ऑनर कुछ भी चीज जो लेकर आएगा अपने पास से, वो सब की सब इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? उसका कैपिटल होता है, चाहे वो बिल्डिंग दे, चाहे वो फर्नीचर दे, चाहे वो इक्विपमेंट दे, या चाहे वो कैश दे, जो भी चीज वो अपने पास से लेकर आएगा, वो कहलाएगी कैपिटल। तो यहाँ पर वो क्या लेकर आया है? कैश लेकर आया है। अब आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि बिजनेस के अंदर कैश बढ़ गया है या कम हो गया है? ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि कैश जो है वो हमारा होता है एसेट। तो हम देखेंगे इसकी नेचर क्या है।
नेचर ऑफ अकाउंट देखेंगे हम। ठीक है, कैश का नेचर ऑफ अकाउंट है एसेट्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड पर। ठीक हो गया? ओके, अब आते हैं कैपिटल पे। कैपिटल होता है ऑनर्स इक्विटी। बिजनेस में पहले पहले बिजनेस नहीं था, तो बिजनेस में कोई ऑनर इक्विटी भी नहीं था। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में ऑनर इक्विटी भी बढ़ गया है। बिजनेस में जैसे ऑनर ने पैसे लगाए तो ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, नेचर इसकी आ गई ऑनर्स इक्विटी। ओके, रूल ये कहता है कि जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज होता है, ऑनर इक्विटी जब इंक्रीज होता है तो वो हो जाता है क्रेडिट। चलें अब इसको यहां रिकॉर्ड करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग की बुक में। ठीक है, यहां पर ये पूरी स्टोरी नहीं लिखी जाती ना, ये जो है ये हमारी नरेशन है, नरेशन भी नहीं लिखी जाती। यहां पर बस हमें सिर्फ अपने हेड ऑफ अकाउंट लिखने होते हैं। पहला हेड ऑफ अकाउंट हमारा आ रहा है कैश का। कैश को हमने देखा है कि वो हो रहा है डेबिट, यानी 50,000। ठीक है, और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आ रहा है हमारे पास कैपिटल का। और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, और एनालाइजेशन हमें बताती है कि उसको हमने रिकॉर्ड करना है इनटू द क्रेडिट साइड। देखें आप, ट्रांजैक्शन एक ही है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जिस समझाने के लिए मैंने ये सारा काम किया है, वो अब समझ लें। ट्रांजैक्शन एक ही है। क्या ट्रांजैक्शन है? कि मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹50,000। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हमने डेबिट में भी रिकॉर्ड किए और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किए। दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। होपफुली आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंगल एंट्री सिस्टम को भी पढ़ लेते हैं एक मर्तबा। यहां मेंशन नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह वो इस तरह की, इस शेप की अपनी बुक्स रिकॉर्ड करती हैं, बुक्स मेंटेन करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या ज्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एक अलग किस्म की बुक मेंटेन करती हैं जिसका नाम होता है कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं। एक होता है रिसिप्ट्स कॉलम और एक होता है पेमेंट्स कॉलम। ठीक है, और हर दो कॉलम्स में फिर मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। रिसिप्ट साइड वाली बुक पर, बुक जब आप ओपन करेंगे तो उसके आमने सामने के पेजेस पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिसिप्ट्स कॉलम होगा और राइट हैंड साइड पर पेमेंट कॉलम होगा। ठीक है, रिसिप्ट साइड के कॉलम में होगा सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर पोस्ट रेफरेंस। यहां तक तो सब सेम होता है। पोस्ट रेफरेंस के बाद यहां पर आता है कैश एंड बैंक का कॉलम। ठीक है, सेम इसी तरीके से पेमेंट साइड पर भी यही पांचों कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई पेमेंट आ रही होती है तो वो उसको रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी रिसीविंग हो गई। जब भी वो कहीं कोई पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो उसको पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड कर देते हैं। बट ओनली वन एंट्री, सिंगल एंट्री, कोई दूसरी एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा होता। जब पेमेंट लेंगे उसको रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। अब चाहे वो कैश में पेमेंट लें तो कैश के कॉलम में लिख देंगे, अगर वो बैंक में आ रही है पेमेंट तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। और जब वो पेमेंट कर रहे हैं, जब किसी को पे कर रहे हैं तो उसको पेमेंट साइड पे लिख देंगे। अब अगर वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कैश के कॉलम में लिख देंगे। और अगर वो थ्रू बैंक पेमेंट कर रहे हैं, यानी चेक बना के दे रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर वो बैंक के कॉलम में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे चलते हैं।
रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इनको आप लोगों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए बुनियादी चीजें हैं, किसी भी अकाउंटेंट को अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस तरह से याद होने चाहिए जुबानी, जैसे हमें अपना नाम जुबानी याद होता है। कोई अगर नींद से जगाकर पूछे कि आपका नाम क्या है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती हमारा नाम क्या है, हम फौरन से बता देते हैं कि हमारा नाम ये है। ठीक है, इवन अगर हम बेध्यानी में रोड पर चले जा रहे हो और कोई अचानक हमारा नाम पुकार देता है, तो हम फौरन से मुड़कर उसको देखते हैं कि यार कोई हमें पुकार रहा है, चाहे वो हमारे किसी दूसरे नाम वाले बंदे को पुकार रहा हो। ठीक है, हमारे नाम वाले किसी दूसरे बंदे को पुकार रहा हो, फिर भी हम मुड़ के उसकी तरफ देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमें पुकार रहा है। तो इसी तरह से आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या इनको रूल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कहते हैं, ये आपको इसी तरह से याद होने चाहिए। देखिए हमने बात की कि देयर आर 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की 5 बुनियादें हैं। वो 5 बुनियादें हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, जिनको हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, एसेट्स जब कभी भी इंक्रीज होंगे तो उनको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब ये रूल्स हैं, तो इनको हमने एज इट इज याद करना है। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट में ही क्यों रिकॉर्ड होंगे, ये पूछने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको एज इट इज याद रखेंगे कि एसेट्स जब कभी भी इंक्रीज होंगे तो अकाउंटिंग बुक्स में उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी अकाउंटिंग की कौन सी बुक में, जिस बुक को हम नाम देते हैं जर्नल, उसमें एसेट्स को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, उनको भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये तीनों जब इंक्रीज होंगे, जब ये तीनों बढ़ेंगे, तब इनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं डिक्रीज के रूल पर। जब कभी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एक्सपेंसेस और एसेट्स कम होंगे, तो हम उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। एक्सपेंसेस, एसेट्स कम होने का क्या मिसाल है? मसलन आपके पास कैश रखा हुआ है 1 लाख रुपया, आपने कुछ चीज परचेजिंग की, उसके लिए आपने दे दिए 30,000 रुपीज, तो आपका जो एसेट्स है, 1 लाख रुपया जो आपका एसेट है, वो आपका 1 लाख से कम होकर अब कितना रह जाएगा? 70,000 रह जाएगा। 30,000 से डिक्रीज हो गया। तो ये जो डिक्रीज हुआ 30,000 आपका एसेट, इसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सेम लाइक दिस, अगर आपका एक्सपेंस किसी वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो उसको भी आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। मसलन आपने बिजली का बिल पे कर दिया, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट आई कि जी बिजली का बिल तो आपका 50,000 नहीं था, बल्कि 30,000 था, तो 20,000 रुपये आपको वापस किया जा रहा है। तो ये जो वापस आएगा, तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे। वैसे कि इलेक्ट्रिक वाले इतने अच्छे होते नहीं है कि वो कभी इस तरह से पेमेंट कैश में वापस करें, वो बिल के अंदर एडजस्ट करके देते हैं। लायबिलिटी, अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, मसलन किसी को आपने पेमेंट देनी थी, आपने वो पेमेंट उनको दे दी, तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो डिक्रीज हो गई, तो ये भी आपकी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। इसी तरह से इनकम और कैपिटल, ये भी अगर डिक्रीज हो रहे होंगे, तो ये भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, सॉरी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। तो याद रखें, दो चीजें ऐसी हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस, जो बाय डिफॉल्ट डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, और 3 चीजें ऐसी हैं, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, जो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, यही तीनों जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, और एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे, और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीनों जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। सो नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्लास में, हम सिंगल एंट्री सिस्टम को पढ़ चुके। ओके, अकाउंटिंग दो तरह की रिकॉर्ड की जाती है, एक होती है अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, और दूसरी होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब यहां से कुछ ऐसी चीजें शुरू हो रही हैं जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम आएंगी। ठीक है, कैश बेसिस अकाउंटिंग को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह की अकाउंटिंग में क्या होता है कि हर किस्म के एक्सपेंसेस या ट्रांजैक्शंस उस वक्त रिकॉर्ड होती हैं जब आप उनकी पेमेंट करेंगे। यानी अगर आपने उधार पे सामान खरीदा, तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आप, जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
अपने पास अपनी बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। या आपने उधार पे सामान बेचा तो भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगी जो कैश बेसिस पे हो रही है। आमतौर पर सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बेसिस पे चलता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, दूसरे नंबर पर अक्रूअल मेथड है। अक्रूअल मेथड में चाहे आप पेमेंट करें या ना करें, चाहे आप रेवेन्यू जिस चीज का ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें या ना करें, जो ट्रांजैक्शन अक्यूर हो गई उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने परचेजिंग की लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे इस परचेजिंग को। हमने मसलन कैसे इसको करें, अच्छा सेल्स कर दी है, ठीक है, और लेकिन अभी उसकी हमारे पे पेमेंट नहीं आई है, मतलब हमारा रेवेन्यू नहीं आया, मिला नहीं है अभी तक हमें रेवेन्यू। हमने सेल्स तो कर दिया, मसलन हम ये बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं और हमने कब दे दिया अपने कस्टमर को, कस्टमर कब लेकर चला गया, पेमेंट उसने अभी नहीं की, वो देगा 1 हफ्ते के बाद। अगर हम कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो हम इस सेल्स को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये सेल्स 1 हफ्ते के बाद जब पेमेंट आएगी उस वक्त रिकॉर्ड होगी। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये सेल्स हमारी अभी रिकॉर्ड हो जाएगी, और हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि ये कब हमने सेल कर दिया और इसका अमाउंट हमें अकाउंट रिसीवेबल है, यानी बाद में मिलेगा, ठीक है। ओके, बुकिश अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में फर्क। जो बुनियादी रूल्स है ना अकाउंटिंग के, चाहे वो कोई से भी हो, आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो अभी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इंस्टीट्यूट्स में या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो जो आपकी अकाउंटिंग के जो बुनियादी रूल्स हैं वो एक जैसे रहते हैं। हाँ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके अपने अकाउंटिंग सेटअप के मुताबिक वहां की बहुत सारी चीजें चेंज होती चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा उन जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुकिश अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बुनियादी चीजें उनको तो हम पढ़ेंगे, टच कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में भी ऐसी चीजें जो कंबाइंड होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, मसलन वॉचर सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन में है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉचर सिस्टम को डेबिट और क्रेडिट वॉचर्स की बेसिस पर लेकर चलती हैं, कुछ किसी दूसरे सिस्टम पर लेकर चलती हैं, तो उनको हम ओवरऑल पढ़ लेंगे। और फिर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि यार वॉचर सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है, तो वहां पर फिर आपको एडजस्ट होने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, so that's it for today. If you have any questions, you are most welcome to ask your questions. आप chat box में लिख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर है ये हम अपलोड भी कर देंगे इंशाल्लाह, और आपको इसका लिंक भी भेज देंगे। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ प्रैक्टिकल वर्किंग करने के लिए कुछ डेटा भी शेयर करेंगे, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स होंगी। उन एग्जाम्पल्स के जरिए से आप अपना पूरा वीक जो है वो यूटिलाइज कर सकेंगे। और उन एग्जाम्पल्स को करने में अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आएगी, कोई सवालात होंगे, तो वो भी आप हमसे किसी भी टाइम पर व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह। मीनवाइल आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोगों से मिस हुआ वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो जो काम आपको दिया जाए उसको आप टाइमली कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।